इवानोव के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की अदालत में सुनवाई शुरू। पिछले साल किया गया था गिरफ्तार। अमेरिका से निकाले गए दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम रसूल देश लौटे। केप टाउन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए जमा हुए सैकड़ों लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। सबसे पहले देखते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी। आज की लीड स्टोरी है टर्की से। टर्की जिसका नाम बदलकर अब तुर्की हो गया है। वहां पर इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को लेकर तुर्की के कई शहरों में हंगामा मचा हुआ है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति एर्दोआन एक मेयर से डर गए हैं। तो ये हमारी आज की लीड स्टोरी। लेकिन इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखेंगे कि हमास के किस बड़े नेता को मारने का दावा कर रहा है इजरायल और कैसे गजा पर फिर से तेज हुई है इजरायली बमबारी। इसके अलावा क्यों पद छोड़ना पड़ रहा है पेरू के गृह मंत्री को। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जापान से। जापान में लगी है ज़बरदस्त आग, कितना नुकसान हुआ है इससे। और आखिर में खबर चीन की, बीजिंग में लगी एक प्रदर्शनी क्यों है इतनी ख़ास। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी यानी हालात टर्की के। तो तुर्की में इस्तांबुल के मेयर को जेल में डाल दिया गया है। एक मेयर को हटाने से हंगामा पूरे देश में फैल गया है। सड़कों पर लोग हैं और सरकार के खिलाफ नारे हैं। तुर्की के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस इनके खिलाफ सख्ती कर रही है। यूरोपीय संघ ने तुर्की से कहा है कि वो चुने गए नुमाइंदों और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे प्रदर्शनों के अधिकार का सम्मान करें। मेयर को राष्ट्रपति एर्दोआन का सबसे बड़ा विरोधी माना जा रहा है और एर्दोआन उन्हें अपने लिए एक बड़ा खतरा भी मान रहे हैं। तो कौन है ये, क्या है पूरा विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। इस्तांबुल, अंकारा और अब इज़मीर, तुर्की के सभी बड़े शहर उबल रहे हैं। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोगलू की गिरफ्तारी और निलंबन का विरोध पूरे देश में फैल गया है। लोग सड़कों पर हैं और विरोध राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ है। एक्रम इमामोगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग इस्तांबुल के सिटी हॉल के बाहर पुलिस से भी भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर मिर्च का पाउडर फेंका, पानी की बौछारें मारी और बाद में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। ये हाल राजधानी अंकारा का रहा। लगातार 5वें दिन लोग एक्रम इमामोगलू की गिरफ्तारी पर अपना विरोध जताने के लिए जुटे और जब हालात बिगड़े तो काबू के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सोमवार को इज़मीर के भी लोग सड़कों पर उतर आए। एक्रम इमामोगलू को पिछले हफ्ते बुधवार को हिरासत में लिया गया था। रविवार को उनकी गिरफ्तारी हो गई और मेयर के पद से निलंबन भी। एक्रम इमामोगलू इस्तांबुल के मेयर हैं, उन पर कई आरोप लगाए गए हैं। आपराधिक गिरोह चलाने का शक, रिश्वतखोरी और वसूली, निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग और चुनावों में धोखाधड़ी। एक्रम इमामोगलू के साथ ही 47 और लोगों को भी जेल भेजा गया है, जिनमें से एक उनका खास सहयोगी और 2 इस्तांबुल के जिला मेयर। इमामोगलू लगातार तीसरी बार इस्तांबुल के मेयर बने थे। उनको राष्ट्रपति एर्दोआन का सबसे बड़ा विरोधी माना जा रहा था और वही एर्दोआन को चुनावों में सबसे कड़ी टक्कर भी दे रहे थे। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से सिर्फ 4 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और जवाब एर्दोआन से मांगा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं behzad फातमी, जो लंदन में तुर्की संस्थान में रिसर्च फेलो हैं।
behzad फातमी, तुर्की में अलग अलग शहरों में लोग उमड़ रहे हैं सड़कों पर, जो हंगामा देखा जा रहा है। एर्दोआन को सत्ता में आए 11वां साल है, सीधे राष्ट्रपति बने हुए, और वैसे तो वो लंबे समय से सत्ता में हैं। तो इनके खिलाफ लोगों में अब कितनी नाराज़गी है। कहा जाता है कि इनका पूरा शासन अब बहुत डिक्टेटोरियल हो गया है। इकराम इमामोगलू की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? क्या इस वक्त टर्की में एक अरब स्प्रिंग जैसा माहौल है? अभी जो हंगामा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है टर्किश हिस्ट्री में, ख़ास तौर से एर्दोआन की पावर के टाइम में, क्योंकि ये ऐसे प्रोटेस्ट्स लास्ट टाइम अगर एर्दोआन के खिलाफ देखे गए थे तो वो 2013 में गेजी पार्क प्रोटेस्ट्स के दौरान देखे गए थे। और उस वक्त भी जो लोगों का गुस्सा था एर्दोआन की गवर्नमेंट की अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज की वजह से था। जो शुरुआत में इन्होंने वादा किया था कि वो रिलीजन को और डेमोक्रेसी को बैलेंस करेंगे, सभी को सबके राइट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग कुर्दिश पीपल। उसके खिलाफ जब वो 2013 में उनकी गवर्नमेंट उससे अलग जाने लगी, दूसरे रास्ते पे जाने लगी, तो लोगों का गुस्सा एक पार्क के बहाने फूटा। लेकिन गेजी पार्क प्रोटेस्ट्स के बाद टर्किश गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियनिज्म से ज़्यादा टोटलिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ती गई। उसने अपनी जो इनकी होल्ड थी पावर पे उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और अपोजिशन को क्रश करते हुए किया। तो अभी जो प्रोटेस्ट्स हैं वो ऑफ कोर्स एर्दोआन के जो सबसे मजबूत कंटेंडर देखे जा रहे थे अगले इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो 2028 में होने हैं, उसमें हालांकि एर्दोआन खुद टेक्निकली कैंडिडेट नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन एर्दोआन ऑफ कोर्स चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जो रूल है वो चलती रहे। इकराम इमामोगलू अपोजिशन जो सबसे बड़ी पार्टी है टर्की में अभी, उसके एक कैंडिडेट हैं, CHP के कैंडिडेट हैं और होने वाले थे, बल्कि उसके इलेक्शंस अभी उनकी पार्टी के अंदर के जो इलेक्शंस होने थे वो अभी संडे को उसके वोट्स डाले गए। तो उनके ऑफिशियली डिक्लेयर होने से पहले एर्दोआन ने उनको 3 चार्जेस पे अरेस्ट, जो मेन 3 हैं चार्जेस हैं वो 3 हैं। एक तो करप्शन का चार्ज है, दूसरा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PKK को सपोर्ट करने का चार्ज है, और तीसरा चार्ज उनकी डिग्री को फेक होने का है। इन तीनों में से अगर किसी भी चार्ज में वो कन्विक्ट हो जाते हैं इकराम इमामोगलू, तो वो इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो इस वक्त उनकी गिरफ्तारी से उनके कैंडिडेचर पर सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि चूंकि वो बहुत मजबूत कंटेंडर के तौर पे सामने आए थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पर अब आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही, क्या ट्रिगर था? इमामोगलू की गिरफ्तारी एक छोटा सा कारण है, लेकिन इतने बड़ी पैमाने पर लोग बाहर आए हैं, सड़कों पर हैं, तो एर्दोआन के खिलाफ इतनी नाराजगी किन बातों की रही है? टर्की के 85 प्रोविंसेस में से 50 से ज़्यादा, बल्कि 55 प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट्स अभी चल रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो लोगों के सामने पेश करना चाहिए। दूसरी चीज़, इकराम इमामोगलू को अरेस्ट करने, इकराम इमामोगलू के साथ जो एर्दोआन की प्रॉब्लम है वो आज अभी पहली बार नहीं हो रही। 2019 में इस्तांबुल के इलेक्शंस में जब इकराम इमामोगलू जीते थे, पहले एक इलेक्शंस में जीते थे वो, जो उसमें उस इलेक्शन को टर्किश गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं ये बताते हुए। और उसके बाद फिर सेकंड राउंड इलेक्शन हुआ जिसमें इकराम इमामोगलू और ज़्यादा वोट से जीतकर इस्तांबुल के मेयर बने। तो इकराम इमामोगलू को क्लियरली एर्दोआन एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे देखते हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि एर्दोआन खुद, सिमिलैरिटीज़ भी क्योंकि एर्दोआन में खुद देखते हैं खुद के साथ। इकराम इमामोगलू भी रिज़े के हैं जो ब्लैक सी प्रोविंस है टर्की के ब्लैक सी रीजन में, और वो उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ लिबरल्स या केमालिस्ट के बीच नहीं, कंजर्वेटिव्स के बीच भी है। जो एर्दोआन के लिए ये हमेशा से बहुत आसान रहा है केमालिस्ट्स और लेफ्टिस्ट्स को ये बोलकर डिसमिस करना कि ये लोग तो एंटी इस्लाम हैं, ये लोग इस्लामोफोब्स हैं, और मैं मुस्लिम हूँ। और क्योंकि टर्की की 80% पॉपुलेशन कंजर्वेटिव है,
तो उनको उनके साथ रिलेट कर पाना आसान रहा है। लेकिन इमामोलू कंजर्वेटिव्स के बीच भी मशहूर हैं। इमामोलू कंजर्वेटिव्स को भी पसंद हैं और साथ ही लिबरल्स को भी। behzad फातमी, शुक्रिया आपका समझाने के लिए कि टर्की में इस वक्त हालात क्या हैं और किस तरह से रजब तैयब एर्दोआन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, क्योंकि मुल्क के ज़्यादातर राज्यों में इस वक्त सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसराइल और गाज़ा की। इसराइल की बमबारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद गज़ा पर हमलों के दूसरे दौर में इसराइल ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है। उसने ज़मीनी हमले बढ़ा दिए हैं, सेना की डिवीज़न बढ़ा दी है और हमले चौतरफा हो रहे हैं और हर इलाके में हो रहे हैं। आम लोग भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इसराइल का दावा है कि मार वो रहा है आतंकवादियों को। ज़बरदस्त आग, समझ में ना आने वाला शोरगुल और हर तरफ अफरा तफरी। इसराइल के हमले के बाद दक्षिण गाज़ा में खान यूनुस के सबसे बड़े अस्पताल नासिर अस्पताल का हाल कुछ ऐसा था। पिछले हफ्ते इजरायली हमलों के शुरुआत के बाद इस अस्पताल में दाखिल जख्मी लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब उसी अस्पताल पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हमास का एक बड़ा नेता मारा गया, जो यहाँ पर इलाज के लिए दाखिल था। इसका नाम इस्माइल बरहोम है, जो गाज़ा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य था और संगठन के लिए पैसों का इंतजाम देखता था। ये इजराइल की लगातार दूसरी कामयाबी है। एक दिन पहले ही उसने हमास के वरिष्ठ नेता सलाह बरदाविल को मारने का दावा किया। हमले में उसकी पत्नी भी मारी गई। गजा के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 50,000 पार कर गई है। ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि इजराइल ने हमले और बढ़ाकर चौतरफा कर दिए हैं। इजराइल ने गजा की जंग में तीसरी डिवीजन को लगा दिया है। ये डिवीजन 36 है और मध्य गाजा में डिवीजन 252 और रफा में डिवीजन 143 के साथ कार्रवाई करेगी। ये नई डिवीजन गोलानी ब्रिगेड और टैंक ब्रिगेड 188 का भी साथ देगी। इजरायली हमलों का दूसरा दौर पहले की तुलना में ज्यादा भयानक दिख रहा है। इस बार हमले चौतरफा भी हैं। सीज फायर के बाद डरते डरते घर लौटे लोग अभी मलबे में अपने घर और सामान भी नहीं तलाश पाए थे कि हमले फिर से शुरू हो गए। बम बरसने लगे। जान बचाने के लिए उनके सामने भागने के अलावा इजराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लेकिन सवाल ये भी है कि भाग के भी जाएं कहां। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। इससे पहले कल अमेरिका और यूक्रेन के बीच बात हुई और यूक्रेन इस बातचीत से संतुष्ट नज़र आ रहा है। वो अमेरिका की शर्तों को मान रहा है। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी, उसके कुछ देर बाद ही रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर धावा बोल दिया। सोमवार को रियाद में अमेरिका और रूस की बातचीत के लिए जब तैयारियां हो रही थीं, तब रविवार को रूस ने यूक्रेन पर फिर हमला बोल दिया। इस बार निशाने पर खार्किव का कुपियांस शहर था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बातचीत से ठीक पहले रूस ने डोनेट्स्क पर भी हमले करके एक इलाके को वापस ले लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये सब रोकने के लिए रूस पर दबाव और बढ़ाया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन 30 दिन के पूर्णकालिक सीज फायर के लिए तैयार है, जिसका प्रस्ताव ट्रंप ने दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि जब तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लग जाती, ये संभव नहीं है। पर रूस की ये मांग यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को मंजूर नहीं। रियाद में रूस और अमेरिका फिर आमने सामने हैं। ये बातचीत पिछली बार की बातचीत से एकदम अलग है। माना जा रहा है कि इस बार तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा जो सबको मंजूर होगा। जंग से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर, यमन के हूती बागियों पर अमेरिका के ताज़ा हमलों में एक शख्स की मौत हो गई है। तो यमन में हूतियों पर लगातार अमेरिका के हमले जारी हैं और इनमें 10 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका लगातार 10 दिनों से हूतियों पर बम बरसा रहा है।
अमेरिका ने अब तक उन जगहों की जानकारी नहीं दी है जहां पर बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज का दावा है कि हमलों में हूती बागियों के कई बड़े नेता मारे गए हैं, जिनमें उनका प्रमुख मिसाइल भी शामिल है। नवंबर 2023 से लेकर जनवरी 2025 तक हूती बागियों ने 100 से ज़्यादा मालवाहक जहाज़ों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। उन्होंने 2 जहाज़ डुबोए, 4 नाविकों की हत्या की, अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों पर भी हमले किए, लेकिन किसी में भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब आगे बढ़ने से पहले मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। और आइए अब देखते हैं दुनिया की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। कनाडा में 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार थमेगा और 28 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कनाडा में वक्त से पहले चुनाव करवाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल से संसद को भंग कर देने के लिए कहा है। अभी 14 मार्च को ही मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली और 28 अप्रैल को वो अब स्नैप इलेक्शन करवाना चाहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने गवर्नर जनरल मैरी सिमोन से कहा कि वो संसद को भंग कर दें और समय से पहले 28 अप्रैल को चुनाव करवा दें। इसके पीछे कार्नी का तर्क ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से निपटने के लिए और हर किसी के लिए काम करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए जनादेश चाहिए। सिमोन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षित कनाडा के लिए, कनाडा में निवेश के लिए, कनाडा के निर्माण के लिए और कनाडा की एकता के लिए बहुत कुछ करना है। कार्नी के ऐलान से ठीक पहले कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे ने अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और कहा कि वो ट्रंप के खिलाफ खड़े होंगे और कनाडा पर कब्जा जमाने की उनकी धमकियों का जमकर मुकाबला करेंगे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, द ब्लॉक, क्यूबेकॉइस और ग्रीन पार्टी ने भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावों से जुड़े सर्वे बताते हैं कि इस वक्त लिबरल पार्टी सरकार बनाने की दिशा में सबसे आगे चल रही है। तो अब उम्मीद है कि जिस पार्टी को जनादेश मिलेगा वो जनता के समर्थन के साथ ट्रंप का मुकाबला कर पाएगी। अमेरिका से निकाले गए 199 लोगों को लेकर एक विमान सोमवार की सुबह वेनेजुएला पहुंचा। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद ये संभव हो सका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने वेनेजुएला के तेल के निर्यात से जुड़े लाइसेंस को वापस लेने के अमेरिका के फैसले के बाद लोगों को वापस लाने की उड़ानों पर रोक लगा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप है कि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है वो एक गैंग के सदस्य हैं। इस गिरोह को अमेरिकी विदेश विभाग आतंकवादी संगठन मानता है जो वेनेजुएला की एक जेल में बना है। और पेरू में बढ़ती हिंसा के खिलाफ सैकड़ों लोग लीमा की सड़कों पर उतरे। इस बीच देश के गृह मंत्री को हटा दिया गया है। देश की संसद ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास करके उनको पद छोड़ने के लिए 72 घंटों का समय दिया है। उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को 78 वोट मिले, जबकि विरोध में 11 वोट पड़े। 20 लोग गैर हाजिर रहे। हटाए गए गृह मंत्री का कहना है कि पिछले 10 महीनों से वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन वो संसद के फैसले का सम्मान करते हैं। और पश्चिमी जापान के 2 इलाकों के जंगलों में लगी आग से कई घर जल गए हैं और 50 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। पहाड़ों के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश में सैकड़ों दमकल कर्मचारी लगे हुए हैं। एहिमे इलाके के इवाहरी शहर में बड़े पेड़ जल रहे हैं, जिन पर हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जा रहा था। ओकायामा में रविवार दोपहर को आग लगी और इसने देखते देखते 5 घरों को जला दिया है।
तो ये भयानक आग लगी हुई है जापान के एक इलाके में। और आइए अब देखते हैं आज का वीडियो। तो आखिर में तस्वीरें हैं चीन की। चीन में बीजिंग के टाइम्स आर्ट म्यूजियम में हुए द पेट शो की, जिसमें लोगों को अपने पालतू कुत्ते बिल्ली के साथ बुलाया गया था। इस शो में 12 देशों के 23 कलाकारों की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शनी 9 मई तक चलेगी और इसे देखने के लिए लोगों के पेट उनके साथ आए। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो बलूचियों ने सरकार और सेना की नाक में गजब का दम कर रखा है। पहले BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की। उसके बाद अब एक और नया कांड सामने आ गया है। ये कांड BLA ने तो नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने किया है। अब बलूचियों ने क्वेटा के सरकारी अस्पताल पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। वो कैसे, हम बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेटा के सिविल अस्पताल में जहां ट्रेन हाईजैक करने वाले BLA के लड़ाकों के शव रखे थे, उस अस्पताल पर बलूच प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। उसके बाद जबरन BLA के लड़ाकों के शव लेकर फरार हो गए। बलूच प्रदर्शनकारी इतनी संख्या में थे कि सरकारी अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की एक न चली और बलूची BLA के लड़ाकों के शव अपने साथ लेकर चले गए। इस घटना की जिम्मेदारी ली BYC यानी बलूच यकजहती कमेटी ने, जिसका नेतृत्व मेहरंग बलूच करते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इन प्रदर्शनकारियों में वो लोग भी शामिल थे जो पाकिस्तान के अधिकारियों से अपनों की पहचान करने की इजाज़त मांग रहे थे। ये प्रदर्शनकारियों लापता व्यक्तियों के परिवारों के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो अधिकारियों से अपने प्रियजनों की पहचान करने की इजाज़त चाहते थे। क्वेटा प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन 5 शवों को ले जाया गया है वो BLA के लड़ाकों के थे, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इन्हीं लड़ाकों ने अपने साथियों के साथ क्वेटा से पेशावर के लिए निकली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान के बेगम कस्बे के पास हाईजैक कर लिया था। वहीं क्वेटा पुलिस के मुताबिक उन्होंने BYC की तरफ से जबरन ले जाए गए शवों में से 3 शवों को ढूंढ लिया है और इस बवाल में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। उधर बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC ने अपने बयान में बताया, हम उन शवों को देखने के लिए अस्पताल में गए थे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो शव उनके प्रियजनों के तो नहीं है। बलूच अधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलूच दावा करते हैं कि उनकी कमेटी BYC बलूचिस्तान में लापता लोगों के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार को ये भी शक रहता है कि BYC का लिंक BLA से भी हो सकता है, इसलिए उनके खिलाफ भी अब जांच की बात सामने आ रही है। बता दें कि इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर के लिए निकली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक 9 डिब्बों वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 440 यात्री सवार थे। BLA के विद्रोहियों ने 11 मार्च के दोपहर 1 बजे के आसपास विस्फोटक से पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया था और बाद में ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि खबरें ये भी हैं कि BLA के हाईजैक कांड के बाद पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के होश उड़ गए हैं और वो अब तक रोजाना चलने वाली इस ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू नहीं कर पाए हैं। अभी तक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल ही चल रही है। इस हाईजैक कांड में जहां BLA के 33 लड़ाकों को मारने का दावा पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, वहीं BLA के लड़ाकों ने दावा किया था कि उन्होंने भी 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मारा था। हालांकि मामला पाकिस्तान का है तो किसी के भी दावों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब कोई नहीं रहेगा अंधेरे में, कोई नहीं रहेगा अंधेरे में। हम आपको लाएंगे कानून के उजाले में। मैं सना रईस खान बताऊंगी कानून की बारीकियां। मेरे साथ देखिए रूल ऑफ लॉ, सिर्फ NDTV पर। खबरों की आपाधापी में खो जाती हैं कुछ खबरें और नजरअंदाज हो जाती है कई बदलावों की बुनियाद। ऐसे में जटिल विषयों के आसान जवाब देखिए NDTV एक्सप्लेनर, तह की बात, सिर्फ NDTV इंडिया पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से लाखों करोड़ों कैश बरामद, पूरा मामला रहस्यमय।
क्या होगा जस्टिस यशवंत वर्मा का अंजाम? ट्रांसफर, सस्पेंशन, टर्मिनेशन या फिर इम्पीचमेंट? इस केस में क्या क्या दांव पर लगा है और इसका भारतीय न्यायपालिका पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस हाई वोल्टेज मामले को पूरी तरह समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। एक जज, एक न्यायाधीश जिसका काम है न्याय की कुर्सी पर बैठकर सच्चाई को सामने लाना, लेकिन जब उसी जज के घर से नकदी के ढेर बरामद होते हैं तो सवाल उठते हैं कि यह पैसा कहां से आया? यह कैश किसी डील का हिस्सा था या कोई साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, अब इस जज का क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश आया और हाई कोर्ट ने तुरंत इन हाउस जांच शुरू कर दी। शनिवार रात को रिपोर्ट सामने आई जिसमें वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने खुद कहा कि मामला गंभीर है और इसकी गहरी जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देना काफी होगा या फिर सस्पेंशन? क्या टर्मिनेशन होगा या फिर इस पूरे मामले में इंपीचमेंट तक की नौबत आएगी? अब इस पूरे केस को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह मामला इतना बड़ा और गंभीर था तो फिर दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा ने इस पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े आरोप लगे हैं तो सबसे पहले उस जगह को सील किया जाना चाहिए था। सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है, यानी अगर क्राइम सीन सील नहीं हुआ तो क्या इस जांच में कुछ ठोस निकल पाएगा? अब जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि जिस जगह से कैश बरामद हुआ वो उनका मुख्य घर नहीं था बल्कि आउट हाउस था, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा कि कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि उसके बंगले में क्या हो रहा है ये उसे पता नहीं था। पूरा घर उन्हीं को अलॉट किया गया था, तो वो ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अब जस्टिस वर्मा का ये तर्क कितना दमदार है ये तो आगे की जांच में ही पता चलेगा। अब एक बड़ा सवाल, अगर किसी सरकारी अधिकारी के घर से इस तरह कैश बरामद होता तो क्या उसे सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया जाता? बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इन्वेस्टिगेशन से न्यायपालिका में पारदर्शिता आई है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंशन या टर्मिनेशन काफी नहीं होगा। अगर मजबूत सबूत मिले तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? भारत में किसी भी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसके लिए एक कठिन प्रक्रिया होती है। लोकसभा में 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों को इस पर साइन करने होंगे। इसके बाद स्पीकर या चेयरमैन इसे मंजूरी देंगे। फिर एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनेगी जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज,